कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या कन्फ्लिक्ट होता है, जो अपने शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि मैनेजमेंट जो है वो अपने हिसाब से सोचेगा, इक्विटी वाला अपने हिसाब से लॉन्ग टर्म अप्रोच सोचेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, समझाई देते मैंने, इसमें कुछ है नहीं। When one party hires another to carry out a task, the two parties are said to have a principal agent relationship. मतलब employer employee वही ठीक हो। तो the employee is supposed to act in the best interest of the employer. ये नहीं कि वो अपने बारे में सोच के अपना काम निकाले। In such a relationship, a principal agent conflict has potential to arise because an agent is hired to act in the interest of the principal, but agent का interest भाई अलग हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे एक इंश्योरेंस एजेंट, हाँ ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है। जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनीज का क्या थॉट रहता है, जितना हो सके हमको डाइवर्सिफाई करना, ताकि एक आध जन अगर क्लेम लेते हैं हम बाकी सबका प्रीमियम से एडजस्ट कर लेंगे। तो उन लोग का डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग थोड़ा अलग है। इट इज नॉट कि हमको एक जन या 100 जन से पैसा चाहिए। हम लोग के लिए डाइवर्सिफिकेशन ही होता है मोर देन मेरियर। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी, मतलब हम एकदम इन डेप्थ घुस रहा था, ये सब नहीं है सब। इंश्योरेंस कंपनीज का इट इज नॉट जस्ट अबाउट मोर द मेरियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 लोग का इंश्योरेंस कर रहे हैं, 100 का 100 19 साल के या 20 साल के या 21 साल के, उस रेंज में, तो ये भी हाई रिस्क है। हमको चाहिए 100 में से 25 जन उस रेंज का, 25 जन लेट्स से एट द एज ऑफ 30, 25 जन एट द एज ऑफ लेट्स से 40 एंड 25 जन लेट्स से अबव दैट। उसमें भी हमको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, मेन वुमेन। समझ रहे हो? मान लो अब एक सिटी में इंश्योरेंस बांटा जा रहा है, अब पूरा सिटी कवर्ड है, ये भी खराब चीज है। आज अगर एक डिजीज उस सिटी में स्प्रेड हो गया, खत्म, कंपनी खत्म हो जाएगा। तो इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन हमको क्या चाहिए, अलग अलग सिटीज करो, अलग अलग कंट्रीज करो। तो जितना ज्यादा डाइवर्सिटी बैठता है उतना एक्चुअल में यहाँ पे बेटर है। व्हेन वी लुक एट इंश्योरेंस कंपनीज, अब इंश्योरेंस कंपनीज एजेंट्स को हायर कि भैया तुम लोग लेके आओ, तुम जितना लोग लेके आएंगे उस पर तुम्हारा इंसेंटिव बनेगा। बस एजेंट देख लिया, अच्छा इतना सारा पॉलिसी है, वो एक अर्थक्वेक का पॉलिसी उठा ली, ये तो हम बेच देंगे। वो चला गया जापान, वहां पे प्राइसिंग उतार, अभी तो कविता में भी बिक जाएगा। वहां पे पूरा जापान को मैंने लिटरली बेच दिया, क्योंकि फिर ज्यादा प्रीमियम नहीं था और लोग को चाहिए वहां पे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सबको दे के आ गया, वो अपना मस्त ले लिया इंसेंटिव। अब वहां पे जब अर्थक्वेक आएगा तो कंपनी के लिए तो खराब हो गया ना, मतलब कंपनी वहां भी पैसा दे रहा है और एजेंट को भी पैसा दे रहा है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन बन गया। तो ये क्लासिक एग्जांपल है प्रिंसिपल एजेंट का गलत। एजेंट शुड थिंक कि भाई यहाँ पर थोड़ा पॉलिसी बांटेंगे, यहाँ मत बांटो, दूसरा शहर में जाके बांटो जहाँ कुछ नहीं आता, लेकिन वहां पे लेगा भी एस्पेक्ट। Consider an insurance agent who is paid a commission on policies written, मतलब sold. It would be in the agent's interest to sell insurance policies on people or property that are not good risks to maximize commission income. मतलब वही जहाँ पे वो रिस्क होना है वहां पे हम जाके बेच देंगे, तो कंपनी के लिए इट इज नॉट अ गुड रिस्क टू टेक। वही चीज को, मतलब मान लो जो F1 का रेसिंग होता है, वहां जाके हम लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं एकदम प्रीमियम कम करके, भाई ये सब नहीं चलना है। वहां जाके हम गाड़ी का इंश्योरेंस बेच रहे हैं, अरे भाई हर प्रकार इसके बाद गाड़ी का एडजस्ट हो जाएगा। वही चीज, द प्रिंसिपल डज नॉट वांट टू इश्यू पॉलिसी दैट आर बैड रिस्क्स कंपनी, as that is a money losing proposition. Insurance companies mitigate this conflict by imposing underwriting standards for the policy they will issue and by continuing to work only with agents who consistently act in the company's best interest. एजेंसी कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल एजेंट कंफ्लिक्ट, कि ये प्रिंसिपल एजेंट कंफ्लिक्ट की वजह से जो भी इनकम छूट जाता है, नहीं आता है, या मे बी कॉस्ट जेब से लग रहा है, ऑल दिस आर एजेंसी कॉस्ट। ये हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इट कैन बी डायरेक्ट सच एज हायरिंग एम्प्लॉयज टू मॉनिटर द एजेंट, तो भाई मेरा जेब से जा रहा है, या फिर इनडायरेक्ट,
हम बिजनेस नहीं ले पा रहे, मिस हो जा रहा है बिजनेस, या जो ला रहे हैं वो मेरा जेब से रुपए किसको आए, यही प्रॉब्लम है। Similarly, conflict of interest between shareholders, managers and directors. तो शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, तो भाई डायरेक्टर का यही सोच होना चाहिए कि शेयर होल्डर का पर्सपेक्टिव सोचे। डायरेक्टर्स मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, मैनेजर का क्या सोच होना चाहिए, कंपनी और डायरेक्टर अपने आप जो भी व्यू दिया गया उस पर ही स्टिक करे। बट ये नहीं होता, बिकॉज नॉर्मली शेयर होल्डर्स का थॉट होता है नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन नेचर। मैनेजर का क्या थॉट होता है, 2 महीना में बोनस होने वाला, 2 मंथ बोनस, जो शेयर प्राइस से लिंक होने वाला। तो भाई हम तो चाहेंगे शेयर प्राइस अभी बड़े भाड़ में गया लॉन्ग टर्म, तो वही चीज। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कॉर्पोरेशन, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, द फर्म मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर देयर एजेंट्स। मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स मे चूज अ लोअर लेवल ऑफ रिस्क देन शेयर होल्डर्स वुड। क्यों? एक तो भाई मेरा सैलरी, हमको तो भाई मेरा सैलरी मिल रहा है, छोटा लेवल रिस्क लेके काम करते रहो, क्या दिक्कत है। मैनेजर्स में हैव देयर एम्प्लॉयमेंट इनकम टाइड टू द फर्म एंड स्टैंड टू लूज इट, कि भाई आपको इनकम है ही नहीं, नौकरी चला जाएगा तो A to Z हो जाएगा, शुड द फर्म फेल। शेयर होल्डर्स कैन डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियोज चीपली एंड एज सच माइट प्रेफर दैट इंडिविजुअल कंपनीज टेक मोर रिस्क। आज मान लो अपने शेयर होल्डर है, ऑटो सेक्टर में भी डाल दिया, IT सेक्टर में भी डाल दिया, फटाफट अपने डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे भाई ऑटो सेक्टर में तो तुम रिस्क लो, क्योंकि हम बाकी सब सेफ इन्वेस्टमेंट इसीलिए किए ताकि तुम रिस्क ले पाओ। अब तुम अपना सैलरी बचाने के लिए सेफ खेल रहे थे तो दिक्कत हो बात हो जाए। अगर सेफ भी खेलना था तो हम कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्योंकि वो तो सेफ खेल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम तो डाइवर्सिफाई कर दिए। तो बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट हो गया रिस्क, अंडर एस्टिमेट नहीं, बहुत ज़्यादा ही कम रिस्क लेके काम कर रहे थे। समझ रहे हो उस तरह। Conflicts may arise if inside directors favor management interest at the expense of shareholder interest, or if directors favor one group of shareholders at the expense of another. मतलब मान लो directors are favoring the majority owners, minority का कोई interest वो नहीं हो रहा, तो ये भी problem है। Some conflicts arise from information asymmetry. Before we do that, अच्छा यहाँ पे जो अपने बात की कि managers and directors may choose a lower level of risk, हो सकता है हायर भी चूज करें। कैसे? उन लोगों को मान लो ESOP दिया, तो ESOP का कब वैल्यू है, जब शेयर प्राइस एक लेवल की ऊंचा जाए तब। अब उन लोगों के पास साल भर है या 6 महीना है शेयर प्राइस भगाने के लिए, तो या फिर रिस्क ले लो, अगर जैकपॉट लग गया तो लग गया, वरना दूसरा नौकरी खोज लेंगे, इतना ही तो उन लोग का डाउन साइड में तो कुछ नहीं है, लेकिन अब साइड में पूरा पार्टिकुलर, तो दे माइट इवन चूज अ हाई लेवल ऑफ रिस्क दैट इज वारंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो दोनों एस्पेक्ट हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, हायर भी हो सकता है। अब आ जाओ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, यहाँ पे साइड में लिख लो सबके पास, या सब स्टेक होल्डर्स के पास, ऐसे भी लिख सकते हो, सब स्टेक होल्डर्स के पास सेम इंफॉर्मेशन नहीं होता, सेम इन्फो नहीं होता, या डिटेल्ड इन्फो नहीं होता, ऐसे भी लिख सकते। जैसे मान लो हम लोग के पास रिलायंस का शेयर है, 2, 3, 5 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर, जो भी। तुमको पता है कि आज कंपनी खुला है कि बंद है, ऑफिस चल रहा है कि नहीं, तुम तो ओनर है, तुमको पता नहीं, पता होना चाहिए। वर्किंग आवर्स क्या है कंपनी, 7 बजे तक है कि 6 बजे तक, ये भी नहीं मालूम, तो गड़बड़ वाला काम है, और हम लोग ओनर हैं। तो यहाँ पे क्या है, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पता हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पता नहीं होगा आज खुला है कि नहीं। वो जब मीटिंग में जाएगा उसको 3 महीने का रिपोर्ट दिखेगा बस। अब वो 3 महीने का रिपोर्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उस समय दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हम लोग बाद में दिखेगा जब एजीएम कुछ अनाउंस होगा तब। तो सबसे ये पता किसको है भाई, जो ब्रांच का मैनेजर है ना, उसको पता ऑफिस कितना बजे खुलता है, कितने जन आते हैं, कितना बजे आते हैं, सब बायोमेट्रिक सब उसको पता है, क्या सैलरी सबको मिल रहा है, ब्रांच का क्या खर्चा है, ब्रांच से क्या इनकम आता है, ब्रांच मैनेजर को पता। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो कर रहा है मैनेजर काम उसको पता होता, उससे कम इंफॉर्मेशन उसका सुपीरियर को पता होता, CEO, VO, उन लोगों को समझ ही जाता।
उससे कम इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आता है, क्योंकि उन लोग को उस समरी का समरी जाता है, एंड हम लोग को फिर बचा कुचा समरी का भी समरी है वो मिलता है। दैट इज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। सबके पास सेम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, सेम डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। Some conflicts result from information asymmetry between shareholders and managers, which refers to the fact that managers have more and better information about the functioning of the firm and the strategic direction than the shareholders do. आज मान लो मैनेजर को पता है बड़ा कंपनी के साथ एक डील होने का कतार पे है, हम लोग को थोड़ी मालूम, उसको ये पता है एक हफ्ता के अंदर क्लोज हो सकता है, तो ये सब उसको पता है शेयर प्राइस पे कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा कि खराब, डिपेंडिंग मीटिंग कैसे जा रहा है, हम लोग को नहीं पता चलेगा। हम लोग को अनाउंसमेंट होगा तब पता चलेगा, अच्छा ये हो गया, चलो ठीक है, अब तो दाम भाग गया, अब क्या करेंगे, वो चीज। दिस डिक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, माने आउटसाइड डायरेक्टर्स, independent directors, to monitor and evaluate whether managers are acting in the best interest of the shareholders or not. This decreases the ability of the shareholder, ये तो हो गया, to evaluate whether managers are acting in the best interest of shareholders. Information asymmetry is more acute for larger companies that operate in many businesses and geographical markets. नहीं मिलता information इतना easily, मतलब ज़्यादा होता है। Companies that sell complex products and companies with lower levels of institutional ownership and free float, मतलब मेजोरिटी फिर कुछ कुछ लोग के पास ही शेयर्स। कॉमन कन्फ्लिक्ट्स अराइज इन द फॉलोइंग वेज, खाली रीड थ्रू करना। मैनेजर्स में पुट इन इनसफिशिएंट एफर्ट, दिस लीड्स टू पुअर इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आज मान लो हम लोग को दिख रहा है 100 का सेल इस बार भी है, 100 का सेल अगले साल भी है, हम लोग को क्या दिख रहा है, चलो स्टैग्नेंट है, हो सकता है 4-5 ऑर्डर मिस हो गया बड़ा क्योंकि मैनेजमेंट ठीक से काम ही नहीं किया, तो वो तो दिखेगा ही नहीं हम लोग को, मैनेजमेंट थोड़ी बताएगा अरे हम थोड़ा आलस में थे, हम नहीं गए इसी चक्कर में मिस हो गया, वो तो नहीं बताएगा। वो क्या बोलेगा, सामने वाला मना कर दिया, उसको बेटर कोट मिल गया, तो ये इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास भी नहीं बैठेगा। वही चीज, मैनेजर्स गेटिंग ऑप्शन ग्रांट्स मे वांट टू रैचेट अप रिस्क, मतलब टेक हाई रिस्क, जो अपने शुरू में बात की कि कम रिस्क भी हो सकता है, ज्यादा रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन मिल चुका है उसको, बिकॉज ऑप्शंस डू नॉट हैव एनी डाउनसाइड रिस्क। On the other hand, managers were compensated with cash, may be inadequately motivated to take risk, कि तुम्हारा मान लो खाली फिक्स्ड कंपोनेंट है, वेरिएबल नहीं है, तुम क्या सोचेगा, एकदम सेफ कर लो, सैलरी आता रहेगा, काम करो, ज्यादा कमा के भी उतना ही मिलना है, कम कमा के भी उतना ही मिलना, तो नॉर्मल करो, क्या दिक्कत है। मैनेजर कंपनसेशन टाइड टू कंपनी साइज अगेन क्रिएट्स एम्फेसिस फॉर एम्पायर बिल्डिंग, तो हम क्या करेंगे, एक्विजिशंस करते रहो, क्योंकि मेरा तो कहा गया साइज के ऊपर है, कुछ भी एक्विजिशन कर लो और गुडविल दिखा दो, मेरा बिल्स डबल ट्रिपल 4 गुना हो गया, अब मेरा बोनस दो, कंपनी डूबेगा कोई बात नहीं, बोनस लेके निकल ले कामों को। मैनेजर्स में सीक टू एंट्रेंच देमसेल्व्स बाय टेकिंग इनएडिक्वेट रिस्क, मिमिकिंग कॉम्पिटिटर्स एक्शन रादर देन जनरेटिंग ओरिजिनल आइडियाज, कि भाई जो वो चल रहा है ना दूसरा कंपनी, मान लो मार्केट लीडर है, उसी का कॉपी करते रहेंगे, क्या है, तो अपना तो कुछ नहीं निकाल रहे हो, तो फिर ग्रोथ कहां से आएगा, इनोवेशन नहीं रहेगा तो ग्रोथ नहीं रहेगा। डायरेक्टर्स माइट सीक टू एंट्रेंस देमसेल्व्स बाय गोइंग अलोंग विद द मैनेजमेंट डिसीजंस इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग देम। डायरेक्टर का क्या, यार कौन उंगली करके छोड़ना भाई, सैलरी तो आ ही रहा है, मैंने सीटिंग में बैठने का बस नाश्ता वास्ता भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रहा है, क्या दिक्कत है जिंदगी में, कौन उंगली करेगा, छोड़ दो। मैनेजर्स में अंडरटेक सेल्फ डीलिंग बाय एक्सप्लॉइटिंग फर्म रिसोर्सेज फॉर पर्सनल बेनिफिट, इसका मैं एग्जांपल देता हूं, तो सभी लोग करता है, नहीं करना चाहिए, एथिक्स में भी नहीं करना चाहिए। ऑफिस का प्रिंटर अपने काम के लिए इस्तेमाल करो, दिस इज ऑल्सो सेल्फ डीलिंग, ये थोड़ा छोटा ना सेल्फ डीलिंग हो गया, लेकिन ये भी सेल्फ डीलिंग ही है। चलो अब आते हैं कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर, रीड थ्रू है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, मेजॉरिटी शेयर होल्डर एक्सेट्रा। A single shareholder or a group of shareholders may hold most of the votes, that is controlling shareholders, and act against the interest of the minority shareholders. इसका क्लासिक एग्जांपल देखो, आज मान लो हम लोग माइनॉरिटी शेयरहोल्डर, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टेक है, तो थोड़ा थोड़ा स्टेक हम लोग ऊपर में पढ़े इस चैप्टर में या प्रीवियस चैप्टर में, कि अलग अलग कंपनीज में हम लोग बहुत इजीली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो आज मान लो हम ऑटो सेक्टर सोच के एक कंपनी में इन्वेस्ट, तो वी हैव एन ओपिनियन कि देखो ऑटो सेल्स बढ़ेगा तो हम लोग का स्टेक अच्छा है, प्रॉफिट हो जाएगा। अब जो कंपनी, ये मान लो हम लोग का सोचा, वी आर माइनॉरिटी शेयर, सपोज ही इज द मेजॉरिटी शेयर,
80% शेयर ओनरशिप इसके पास है। अब इसका पूरा पीएल, पूरा पोर्टफोलियो उसका कंपनी का वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि 80% ओनरशिप उसके पास है। कंपनी को कुछ होगा, ये बाई हीरो से सीधा जीरो, बाई न्यूज वाला हिसाब एकदम वैसा सीन बैठेगा, एक तरफ उधर अगली तरफ सीधा रोड पे, ऐसा वाला सीन बैठेगा। अब ये क्या सोच रहा है, यार इतना सारा पैसा अगर हम इतना में अपना कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दो तो दिक्कत है। अपना कंपनी से ही अलग अलग काम शुरू करते हैं। अब पानी का बोतल का भी काम कर रहा है, कपड़े का भी काम कर रहा है, हर चीज में उंगली कर रहा है। जब उसका डोमेन नहीं है उसमें भी उंगली कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया ना। अब ये एक पहले गाड़ी का कंपनी था जो अब 4 अलग अलग काम कर रहा है। इफ इट इज साउंडिंग फेमिलियर तो अच्छा है, करना चाहिए। चाहे बेवरेज सेक्टर में घुस जाओ, चाहे पानी का सेक्टर में घुस जाओ, चाहे इंटरनेट सेक्टर में घुस जाओ, एक्सेट्रा, बट अलग अलग डोमेन में घुसा। अब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर था वो पैसा क्या सोच के लगाया था, ऑटो सेक्टर। अब उसको उस सेम पैसा वो बढ़ गया 4 अलग अलग सेक्टर, उसको चाहिए ही नहीं था भाई, वो एफएमसीजी में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठा। अब उसका एफएमसीजी में ज्यादा स्टेक हो गया, उसको जितना चाहिए था उससे ज्यादा। तो यहाँ पे यही चीज कि कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स विल और माइट एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स may have concentrated ownership in that a large proportion of their wealth might consist of shares in their company. In this situation, by controlling shareholder diversify करेगा into different businesses to mitigate risk. But minority shareholders might already hold diversified portfolios. They do not want to divide. They do not want to divest. They do not want the company to squander resources. Squander मतलब waste होता है, यहाँ पे फिलहाल use. By investing in a less desirable business just to diversify. आपको अगर बेटर रिटर्न मिल रहा है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम रिटर्न के लिए आप डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट के लिए खाली कर रहे हो, तो ये थोड़ा माइनॉरिटी लोग के साथ गलत होता है। Some firms have dual class structure, not in India. हम अभी बता दें, खाली theoretical आप नहीं, with different classes of common stock outstanding, some with more voting power. इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर्स है। हम शायद बुक ये तो दिया, हाँ ठीक है, कंपनीज फाउंडर्स, फाउंडर शेयर्स भी बोला जाता है। मतलब तुम्हारे पास भी एक वोट है, मेरे पास भी एक वोट, मेरा एक वोट 1.5 वोट गिना जाए, तुम्हारा एक वोट 1 वोट गिना जाए, होता है ना वीटो पावर, वही कर सकते। CFA Institute advocates against dual class voting structures because they allow one group of shareholders advantage. तो अगर वो बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ही आ गया, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये सब ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो डुअल क्लास में अपने को दिख के आगे। अगेन बाकी ऑप्शंस भी देख लेना, कोई और खराब हो सकता है इससे भी ज्यादा, तो ज्यादा खराब नहीं होना। कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स, एकदम बॉन्ड वालों की तरह। क्रेडिटर भी क्या चाहेगा, भाई एकदम अच्छे से जिंदगी बिताओ, हमको हर वक्त माल दो, हम तुमको सप्लाई देंगे, काम मिल, ज्यादा रिस्क मत, क्योंकि हम उसका सेलर माने बायर है। तो वही चीज शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे, भाई थोड़ा बहुत तो रिस्क लेके काम करो। शेयर होल्डर्स प्रेफर मोर बिजनेस रिस्क देन क्रेडिटर्स बिकॉज क्रेडिटर्स डू हैव लिमिटेड अपसाइड फ्रॉम गुड रिजल्ट। तुम अच्छा रिजल्ट ला के भी क्या ही कर लोगे, हमको तो उतना रुपये दोगे, वही चीज, बस और कुछ नहीं करना।